फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशुका, रुतबा और खुदा। हर उम्र के हर पड़ाव के अलग अलग फितूर, अलग अलग शौक बताए गए हैं। लेकिन जीवन में किसी भी पड़ाव पर अगर कोई भी एक शौक, कोई भी एक फितूर एक हद से पार निकल जाए तो उसे पागलपन कहा जाता है। और फिर वही पागलपन सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका दुनिया का सबसे महान पेंटर बनने का सपना इतना बड़ा हो जाता है कि उसके लिए वो एक ऐसी चीज खो देता है जिसे सुनकर भी किसी भी इंसान के पैर कांप जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की अंतिम प्यार। तो कहानी की शुरुआत होती है मनमोहन बाबू के घर से, जहां अभी मनमोहन बाबू है नहीं। वहां बैठे उनके कुछ स्टूडेंट्स और उन्हीं सब स्टूडेंट्स में सबसे ऊपर हैं योगेश बाबू, जिन्होंने पेंटिंग की कला मनमोहन बाबू से ही सीखी है। और बाकी जो लोग वहां बैठे हैं सभी लोग मनमोहन बाबू के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाकी सब स्टूडेंट्स योगेश बाबू का थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें बता रहे हैं कि योगेश बाबू, जो नरेंद्र है वो आपकी कुछ खास इज्जत करता नहीं है। वो कहता है कि योगेश बाबू सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के साथ उनका कोई रूहानी रिश्ता नहीं है। नरेंद्र हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार, जो कि मनमोहन बाबू का फेवरेट स्टूडेंट है और जिससे योगेश बाबू बहुत जलते हैं। तो ये बात सुनते ही मानो योगेश बाबू भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि नरेंद्र का कोई रूहानी रिश्ता है? वो पैसों के लिए पेंटिंग नहीं बनाता। अब पेंटिंग तो पेंटिंग है, वो किस चीज के लिए बनाई जा रही है ये उसे देखकर तो बताया नहीं जा सकता। और इतने में ही घर में एंट्री होती है मनमोहन बाबू की और उन्हीं के साथ नरेंद्र की। तो मनमोहन बाबू योगेश बाबू से पूछते हैं कि भाई आप इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है? तो कहते हैं कि जी आप ये नरेंद्र को समझा लीजिए, ये मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में अनाप शनाप बातें करता है। तो मनमोहन बाबू से पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या बात कर दी नरेंद्र ने? तो बताते हैं कि नरेंद्र ने कहा है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए पेंटिंग बनाता हूँ और मेरा पेंटिंग्स के साथ कोई रूहानी रिश्ता नहीं है। तो मनमोहन बाबू इस बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हाँ वहीं खड़ा नरेंद्र अपनी चुप्पी से ये बात सबको कंफर्म कर देता है कि वो वाकई में योगेश बाबू के बारे में ऐसा ही सोचता है, क्योंकि किसी भी तरह से वो इस बात को नकारता नहीं है। और योगेश बाबू समझ जाते हैं कि वाकई में नरेंद्र उनके बारे में ऐसा ही सोचता है। तो मनमोहन बाबू योगेश बाबू को किसी तरह शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखिए नरेंद्र बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसने अगर ऐसी कोई बात कह भी दी तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तो योगेश बाबू फिर भड़कते हुए कहते हैं कि जिसकी दाढ़ी मूछें आ गई हो, जो अच्छा भला आदमी हो, शादी के लायक हो, आप इसे बच्चा बता रहे हैं। लेकिन फिर वहीं बैठे कुछ और लोग कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले तो आप नरेंद्र को कल का छोकरा बता रहे थे, कह रहे थे कि उस कल के बच्चे को क्या समझ है कि मैं किस तरह से पेंटिंग बनाता हूँ। तो योगेश बाबू उन सभी लोगों से कहते हैं कि भाई तुम मेरी इस तरह टांग मत खींचो, मैं एक बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो। मनमोहन बाबू किसी तरह बीच में मीडिएट करते हैं और मामले को वहीं शांत कर देते हैं। लेकिन हाँ, नरेश किसी भी तरह से योगेंद्र बाबू की बात नकारता नहीं है और चुपचाप वहां से चला जाता है। योगेश बाबू मनमोहन बाबू से कहते हैं कि देखिए इस लड़के में बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन मनमोहन बाबू से समझाते हैं कि वो घमंड नहीं है, वो ज्यादा बात नहीं करता, चुप रहना पसंद करता है। और अगर हम देखें तो नरेंद्र जैसी काबिलियत हम में से किसी और में नहीं है। पेंटिंग्स बनाने का, किसी भी सीन को देखने का, इमेजिन करने का जो नजरिया नरेंद्र के पास है, हम में से किसी के पास भी नहीं है। तो सबको बताते हैं कि मैं हैरान रह गया, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं नरेंद्र के घर गया था तो एक पेंटिंग बना रहा था और उस पेंटिंग को अच्छी तरह बनाने के लिए उसने अपनी उंगली पर एक कट लगा लिया, सिर्फ ये बात देखने के लिए कि वाकई में खून का रंग कैसा होता है, क्योंकि उस पेंटिंग में भी उसे किसी का बहता हुआ खून दिखाना था। तो उस लेवल की डिटेलिंग कर पाना हम सबके बस की बात नहीं, जो सिर्फ नरेंद्र के बस में है। और वाकई में नरेंद्र की यही काबिलियत, उसकी यही डिटेलिंग, चीजों को देखने का एक अलग नजरिया उसे कुछ ही दिनों में एक बहुत फेमस पेंटर बना देता है। वैसे तो उस ग्रुप में सभी लोग अच्छे पेंटर थे, लेकिन नरेंद्र की काबिलियत अब वाकई में पूरी दुनिया को दिखने लगती है। धीरे धीरे करके वो फेमस हो जाता है, उसके पास पैसा आने लगता है और फिर वो शादी कर लेता है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन नरेंद्र सिर्फ और सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहा करता था। कुछ दिनों बाद
वो बाप भी बन गया। उसकी पत्नी को एक बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत बेटा हुआ। धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो दिन भर में क्या करता है क्या नहीं करता है, नरेंद्र को उस बात से ज्यादा मतलब नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो दिन भर अपने पेंटिंग वाले रूम में सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बनाया करता था। कुछ दिनों बाद कलकत्ता में, जहाँ की कहानी है, वहां पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाली थी, जिसके लिए उस वक्त के सभी पेंटर्स अपना बेस्ट काम उस एग्जीबिशन में भेजना चाहते थे। जब नरेंद्र को पता चला कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन हमारे शहर में आई है और मेरे पास मौका है अपना सबसे अच्छा काम वहां भेजने का, तो वो सोचने लगा कि मैं अपनी कौन सी पेंटिंग वहां भेजूंगा। और अचानक से इतने सालों से इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो उसने बनाई थी, सब उसे बेकार लगने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पास एक भी पेंटिंग नहीं है इतने अच्छे एग्जीबिशन में भेजने के लिए। अपने ही अंदर वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। उसे लगा कि इतने सालों तक उसने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अपना वक्त खराब करने के सिवा। वैसे तो एक से एक पेंटिंग उसके कमरे में उस वक्त रखी थी, वो पेंटिंग्स जिस पर उसने कई कई हफ्ते, कई कई महीने लगाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पेंटिंग उस वक्त उसका दिल नहीं जीत पा रही थी। तो वो सोचने लगा कि ऐसी वो कौन सी पेंटिंग होगी, ऐसा वो कौन सा सीन होगा जिसे वो कैनवस पर उतारे और वाकई में उस एग्जीबिशन में अपनी ऑफिशियल एंट्री बनाकर भेजे। लेकिन इस बारे में वो जितना ज्यादा सोचता, उतना ही ज्यादा खालीपन उसे महसूस हुआ करता। उसके दिमाग में अब कोई भी ऐसा सीन नहीं आ रहा था जिसे वो कैनवस पे उतारना चाहे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सीन या हर सीनरी तो वो पहले पेंट कर चुका था। जितना भी कुछ उसने अपने जीवन में देखा था, पढ़ा था, महसूस किया था, सुना था, वो सब कुछ तो अपनी पेंटिंग्स में उतार चुका था। अब वो ऐसा क्या नया है जो वाकई में वो कैनवस पर लेकर आ सकता है? ये सोच सोचकर उसे घबराहट होने लगी। वो रोने लगा, उसे डिप्रेशन होने लगा। वो अपने कमरे में पड़ा रहता, दिन दिन भर अपने कमरे से बाहर ना निकलता कि उसे वाकई में कोई एक आइडिया मिल जाए, कोई एक सीन उसके दिमाग में आ जाए जिसे वो पेंटिंग में तब्दील कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके दिमाग में उस वक्त आ रहा था। और इसी तरह कुछ दिनों में उसे अपने गुरु मनमोहन बाबू का एक लेटर मिला। मनमोहन बाबू ने उस लेटर में उसी एग्जीबिशन के बारे में बात की थी और उन्होंने नरेंद्र से कहा था कि नरेंद्र, वैसे तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना बेस्ट काम उस एग्जीबिशन में भेजेंगे, लेकिन वाकई में मेरी दिली इच्छा है कि तुम उस एग्जीबिशन को जीतो, तुम वहां बेस्ट एंट्री भेजो, तुम्हारी ऐसी एंट्री हो जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाएं और मैं प्राउडली ये बात कह सकूं कि ये पेंटिंग मेरे बेस्ट स्टूडेंट नरेंद्र की है। अब ये चिट्ठी पढ़ने के बाद नरेंद्र की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो और ज्यादा रोने लगा, और ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि वाकई में सभी को उम्मीद थी कि नरेंद्र की पेंटिंग उस एग्जीबिशन में चार चांद लगा देगी, लेकिन नरेंद्र के पास तो मानो कोई पेंटिंग बची ना थी। जो पेंटिंग्स उसने की थी उसमें से कोई भी वो वहां नहीं भेजने वाला था और कोई नई पेंटिंग का आइडिया उसके दिमाग में आ नहीं रहा था। कई दिनों तक जब वो अपने कमरे में बंद रहा तो फिर एक दिन अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। बाहर खड़ी थी उसकी पत्नी लीला और लीला का रो रो कर बुरा हाल था। उसने उसे बताया कि उनके बच्चे को हैजा हो गया है। हैजा, कॉलेरा, एक ऐसी बीमारी जो उस वक्त में मानो लाइलाज थी। जैसे ही नरेंद्र को पता चला कि उसके बच्चे को, जो उस वक्त सिर्फ 4 साल का था, उसे हैजा हो गया है, वो भागकर उसके कमरे में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो बेहोश पड़ा था, उसकी आंखें बंद थी। लीला उसे अपनी छाती से लगाकर रोए जा रही थी, उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में जब भी उसकी आंख खुलती वो मां कहता, लेकिन फिर बुखार की वजह से और तबीयत खराब होने की वजह से वो फिर मानो बेहोश हो जाता। नरेंद्र वहीं खड़ा उस सीन को ध्यान से देखता रहा। एक मां अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रो रही है और मानो उसे ऐसा लगा कि उसे उसकी पेंटिंग का आइडिया मिल गया। उसे वो आइडिया मिल गया जो इतने हफ्तों से वो सोचने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लीला ने जब उसे झकझोर कर उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो नरेंद्र के मारो पैर नहीं हिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वाकई में डॉक्टर को बुलाने जाए या फिर जाकर अपनी पेंटिंग शुरू करे। वो वहां से बाहर निकला, उसने घर का दरवाजा बंद किया और सीधा पहुंच गया अपने पेंटिंग रूम में। उसने एक नया कैनवस तैयार किया और वहीं खिड़की से, जहां से उसे लीला अपने बच्चे को छाती से लगाए बैठी हुई दिख रही थी, उसे देखते हुए उसने वो पेंटिंग बनानी शुरू की। कुछ घंटों तक जब डॉक्टर नहीं आए तो लीला फिर एक बार भागकर उस कमरे में आई और उसने देखा कि वो डॉक्टर को बुलाने की बजाय वहां पेंटिंग बना रहा है। वो बुरी तरह से नरेंद्र पर चिल्लाई और वापस अपने बच्चे के पास चली गई। नरेंद्र फिर भी पेंटिंग बनाता रहा और जब कुछ देर बाद उसे बुरी तरह लीला के चीखने की आवाज सुनाई दी तो खिड़की में से वो नजारा देखकर वो समझ गया
कि उसका बच्चा नहीं रहा। वो सीन, वो दृश्य जो किसी भी बाप के पैरों तले की जमीन खिसका दे, मानो उसने नरेंद्र को और मजबूत कर दिया और पक्का कर दिया, और अब उसके हाथ में वो ब्रश और भी तेजी के साथ चलने लगा। वैसे तो घर में और भी नौकर चाकर थे, लेकिन क्योंकि हरीश ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था तो वो सब बाहर थे। वो सब बाहर से घर का दरवाजा पीट रहे थे। लीला के चिल्लाने की, लीला के रोने की आवाज पड़ोसियों तक जा रही थी। सभी पड़ोसियों ने और नौकरों ने मिलकर जब घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर पहुंचकर पाया कि लीला अपने मरे हुए बच्चे को गोद में अपने सीने से चिपकाए बैठी थी, और नरेंद्र अपने पेंटिंग रूम में बैठा अपना सर पकड़कर रो रहा था। कुछ दिनों बाद नरेंद्र की जब वही पेंटिंग उस एग्जीबिशन में पहुंची तो उसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। भले ही वो पेंटिंग अधूरी थी, अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उस पेंटिंग की डिटेलिंग को देखकर और उस पेंटिंग में एक मां जो अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही है, उस सीन को देखकर मानो सभी की आंखें भर आई। और उस पेंटिंग को देखकर उस दिन योगेश बाबू ने, जो कि नरेंद्र को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उन्होंने सबसे कहा, अगर मुझे वाकई में पता होता कि नरेंद्र इस लेवल का पेंटर है तो मनमोहन बाबू की जगह मैं नरेंद्र को अपना गुरु चुनता। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में बात की, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशुका, रुतबा और खुदा। लेकिन लाइफ की किसी भी स्टेज पर कोई भी फितूर, कोई भी शौक अगर पागलपन की हद तक चला जाए तो फिर उसे संभाल पाना उस इंसान के लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि इस कहानी में भी हुआ, नरेंद्र ने इस दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा पेंटर बनने के लिए आखिर में अपने बच्चे तक की आहुति दे दी। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।